आज का ये वीडियो है आचार्य प्रशांत जी के वीडियो पर। और देखें वो कभी कितनी उलझी हुई सी बातें करते रहते हैं। वैसे तो अक्सर ही उलझी हुई बातें करते हैं, इसीलिए लोग उनके वीडियो मुझे बहुत भेजते हैं समीक्षा के लिए। आचार्य प्रशांत जी की जिस वीडियो की ये समीक्षा है वो उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, वो उसमें कह रहे हैं कि भाई इस बात को समझो कि हम पैदा ही होते हैं समस्याग्रस्त। कि जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे जीवन में समस्याएं हैं। हम समस्या लेकर ही पैदा होते हैं। जैसी व्यवस्था है दुनिया में तो उसमें देखें तो हर बच्चा कोई ना कोई समस्या में रहता ही है, क्योंकि उनके माता पिता कोई ना कोई समस्या में होते ही हैं। लेकिन फिर भी चूंकि बच्चा है तो उसे कोई चीज़ों की इच्छा तो होती नहीं। शुरू में तो जस्ट खाना होता है, माने माँ का दूध होता है, और थोड़ी बहुत टेक केयर होती है कि उसको उठाएं, नहला दें, यहाँ रख दें, वहाँ रख दें, थोड़ा उसके साथ बैठें उठें। इतनी सी बात होती है। इतनी सी बात तो अधिकतर माता पिता या उनके परिवार के लोग दे ही देते हैं बच्चे को। तो बच्चे को उस समय तो ऐसी कोई ऐसी समस्याएं नहीं होती जिन्हें बोलें कि भाई साहब वो समस्याग्रस्त ही पैदा होता है ना। हाँ, उनके उन थोड़े से बच्चों की छोड़ दी जाए जो पैदा होते ही जिनके माता पिता नहीं रहे, या जिन्हें परिवार नहीं मिला, या जिन्हें कहीं छोड़ दिया गया, या कोई बीमारी लेके पैदा हुए, है ना। तो वो कोई 1-8% बच्चे हैं, उनको अगर हम इस लिस्ट से निकाल दें तो अधिकतम जो बच्चे हैं वो सुखद स्थिति में ही ज़्यादा रहते हैं, जब तक वो 5 साल, 6 साल, 10 साल तक थोड़ा बड़े होते हैं। तो 5 साल तक तो समझ ही सकते हो। 5 साल के बाद में घर वाले, पढ़ाई का प्रेशर, ये वो थोड़ा बहुत, और वो भी समझने लगता है तो घर में कोई इसकी लड़ाई हो रही है, उसकी लड़ाई हो रही है ना। इस तरह से वो कुछ कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं अपना याद करूं तो मुझे वही 4-5 साल के बाद की याद है, अभी तो उसके पहले की कुछ याद भी नहीं है इवन। और लेकिन जो और छोटे बच्चे हमारे घर में हुए, तो जब मैं बड़ा था तो उनके जीवन को देख ही सकते हैं। और जरा सा रोई नहीं कि किसी ने आके उठा लिया, कोई खेलने लगे। समय पे माँ जो है वो भोजन दे रही है उनको, माने दूध पिला रही है, और कुछ उनके खेलने खिलाने के कुछ टॉयज वगैरह भी आ रहे हैं, वो झूले वाले झूलने भी आ रहे हैं। हुँ? गरीब लोग भी वो एक चद्दर इधर बांध के, एक धोती और एक इधर बांध के, और उसमें ऐसे ऐसे झुलाते रहते हैं। आजकल तो मोबाइल भी आ गए हैं, तो 2-2.5 साल से बच्चा मोबाइल में भी इंटरेस्टेड होने लग गया है। तो 4-5 साल तक तो किसी तरह की ऐसी कोई समस्या जिसे समस्या कहा जाए तो दिखती नहीं है। कभी कभार छोड़ दें कि कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो इंजेक्शन लगा दिया तो ऐसा हो गया। आजकल डॉक्टर भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं कि इंजेक्शन भी ऐसे लगाते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है ना। देखे होंगे ऐसे वीडियो आपने, वो ऐसे 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 करते कुचक कर देता है एकदम। अब इनको लग रहा है कि बच्चा जो है वो पैदा होना ही, मतलब जब पैदा हो गया तो समझो कि समस्याओं में ही पैदा हो गया, ऐसा मान लो, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं तो फैक्ट है, जबकि ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है। अब आप देख सकते हो कि आचार्य प्रशांत जी ऐसे ऐसी चीज़ों को भी फैक्ट के नाम से लोगों को बताते हैं जो एक्चुअल में फैक्ट नहीं है। आप भी इस चीज़ को देखेंगे अपने चारों तरफ तो देखेंगे कि कोई 1-2% बच्चे होंगे जो जिनको बोल सकते हैं कि चलो भाई समस्याग्रस्त स्थिति में पैदा हो रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट सब बच्चे जो हैं वो 5 साल तक, 6-7 साल तक बड़े मज़े में रहते हैं। इवन गरीब बच्चों के भी मज़े में रहते हैं, क्योंकि हल्के-हल्के होते हैं, उन्हें कोई भी गोदी में खिलाता है, कोई भी उनके साथ खेलता है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई भी खेलने लगता है, पड़ोसी भी आके खेलने लगता है, तो अच्छा ही लगता है सबको। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे जीवन में समस्याएँ हैं, इन्हें सुलझाना है। अब समस्या तो जिस कारण से है, जब तक उस कारण को नहीं कुछ करोगे, तब तक तो सुलझेगी नहीं, चाहे मैं कितना ही ज़ोर लगा लूँ। कारण आचार्य प्रशांत जी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो कभी बताते नहीं हैं कि कारण क्या है। जो कारण बताते हैं, वो कारण पर आप ध्यान दोगे तो वो कारण निकलेगा नहीं। वो क्या बताते हैं? कहते हैं कि ये जो तुम्हारा अहम का केंद्र है, यही गलत है। हाँ, बताओ, क्या आप अपनी समस्याओं के कोई कारण हो सकते हैं क्या? वो भी बचपन से? सोचो ज़रा, क्या जन्म से आप अपनी समस्याओं के कारण खुद
हो सकते हैं क्या? आप भी बोलोगे कि ये तो कैसे संभव है? एक छोटा सा अभी अभी का जन्मा बच्चा वो कैसे कारण हो सकता है अपनी किसी समस्या का? उसने क्या किया अभी तक? सही बात है, वो 5-10 साल तक भी वो क्या करता है? कुछ नहीं। अभी कर्म तो उसका स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी तो ज्ञान ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ, तो कर्म कहाँ से होगा? अभी तो वो भोग में लगा रहता है, उसे जो मिल जाए, जो खाने को मिल जाए, जो पहनने को मिल जाए, जो एटमॉस्फेयर मिल जाए, जो आसपास का माहौल मिल जाए, जैसा भी मिल जाए। अभी तो वो उसे एन्जॉय करता है, मज़ा आता है। बच्चों के साथ खेलने कूदने चला जाता है, भूख लगी तो आके माँ से खाना माँगने लगता है, माँ दे ही देती है। अब ये कह रहे हैं कि इस समस्या का जो कारण है वो तुम और तुम्हारा अहम है, और जब तक इसे नहीं ठीक करोगे, जब तक समस्याएं ठीक नहीं होंगी। मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि बाहर जो कोई ऐसी समस्याएं हैं जिसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, वातावरण खराब करना है, जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ये सब उस बच्चे के अहंकार का जो पॉइंट है, केंद्र है, वो ठीक नहीं है इस वजह से। अब उसको इस अहंकार के साथ किसने पैदा किया है? नेचर ने। मतलब इस तरह से देखें तो ये नेचर ही अपनी जगह ठीक नहीं होनी चाहिए फिर उस हिसाब से, तो कि अगर वो गलत अहंकार को पैदा कर रही है, मतलब क्या हुआ फिर उसका? और इसमें आप क्या करोगे? नेचर में तो कुछ कर नहीं सकते कि नेचर सही अहंकार पैदा करना शुरू कर दे। अच्छा, अपने अंदर क्या करोगे? अगर इनसे पूछा जाए कि जैसे हमारे अंदर क्या समस्या है भाई साहब, वो बताओ जरा, तो ये अब्बा डब्बा जब्बा करने लग जाएंगे। ज्यादा ज्यादा क्या बोलेंगे? तुम क्रोध करते हो। तो लेकिन क्रोध तो भाई तब करते हैं ना जब कोई हमारी प्रतिकूलता कोई पैदा करता है हमारे सामने। वो ना करे तो नहीं करें क्रोध। ऐसा थोड़ी ना कि 24 घंटे आदमी क्रोध ही करता रहता है, कि क्रोध अंदर भरा हुआ है भाई साहब, निकल रहा है, रिस रहा है वो फोड़े में फुंसी की तरह। ऐसा तो है नहीं क्रोध। क्रोध तो जब भी कुछ कोई प्रतिकूलता आपके सामने आएगी, उसमें कोई क्रोध पैदा होता है। अनुकूलता रहे तो कोई नहीं क्रोध पैदा होता, ना इरिटेशन पैदा होती है। माने जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, वो जब भी हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता खड़ी होती है तब पैदा होती है। सारी पॉजिटिविटी अनुकूलता में रहती है। मतलब ये बात स्वाभाविक ही रहती है। इसमें ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि मुझे एक बहुत बढ़िया मित्र मिला जो मेरे एकदम अनुकूल है, तो वो मित्र मुझे मिल गया। अब इसमें मैंने कुछ किया क्या? नहीं। उस मित्र ने कुछ किया? नहीं। वो भी जैसा है, मैं भी जैसा हूँ। बस वो मेरे अनुकूल है और मैं उसके अनुकूल हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। जब एक दूसरे से मिले तो पता चला कि अनुकूल हैं, मित्र बन गए। वही मेरे पास जो अहंकार है वही है मेरे पास, उसके पास जो अहंकार है उसके पास भी वही अहंकार है। ना उसने अपने अहंकार में कोई परिवर्तन किया, ना मैंने किया। दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं, मित्र हो गए। दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों एक साथ होकर कोई कार्य करते हैं तो सफलता के चांस ज्यादा हो जाते हैं, है ना? इसमें कहीं पर भी कोई अहंकार की कोई प्रॉब्लम है? ये आपका जो अहम का केंद्र है उसकी कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है। अब एक दूसरा आदमी है, वो प्रतिकूल है मेरे, और मैं उसके प्रतिकूल हूँ। मुझे उस पर गुस्सा आता है, उसको मुझ पर गुस्सा आता है। अब इसमें कोई मीनिंग है कि उसका अहंकार खराब है कि मेरा खराब है? अगर मेरा खराब था तो मित्र की तरफ क्यों नहीं खराब हुआ? और अगर ये सही था तो फिर इधर भी क्यों नहीं सही हुआ? इसका मतलब है कि अहम की बात नहीं है। बात इस बात की है कि अगर कोई चीज मेरे अनुकूल होती है तो मुझे अच्छा लगता है, और अच्छाई लगने में सारे पॉजिटिव व्यवहार ही होते हैं। भाव भी पॉजिटिव होगा, वहाँ एक्शन भी पॉजिटिव होगा, वहाँ रिएक्शन भी पॉजिटिव होगा, वहाँ सब कुछ पॉजिटिव होगा। जहाँ प्रतिकूलता होती है वहाँ सब कुछ नेगेटिव होने लगेगा। और ये स्वाभाविक बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा अहंकार कोई गलत है, या जो मेरे प्रतिकूल है उसका अहंकार कोई गलत है। बस मैचिंग नहीं है हमारी और उसकी। जैसे खाने की कितनी सारी चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, अगर वो मुझे खानी पड़े हैं तो मुझे टेस्ट नहीं आता, प्रतिकूल है मेरे लिए। अब इसमें क्या, उस वस्तु का क्या केंद्र खराब है, या उसका उसके जो भी गुण गुण स्वभाव है वो खराब है क्या? नहीं, वो किसी को अच्छे भी लगते हैं, किसी के लिए वो अनुकूल भी हैं। तो आप बोलने लगे कि नहीं उस वस्तु का भाई ये सब चेंज करो, चेंज करोगे तो वो मुझे अच्छा लगने लगेगा, फिर उसको नहीं लगेगा। इस दुनिया में
क्योंकि बहुत वैरायटी है, बहुत विभिन्नता है। तो उस विभिन्नता में ऐसी बहुत सारी चीजें बनती हैं जो जरूरी नहीं है कि सभी के लिए अनुकूल हों। उनमें से कई सारी चीजें किसी किसी के लिए प्रतिकूल भी होंगी ही। तो वैसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटी भी हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व भी हैं, वो किसी के अनुकूल भी होंगे तो किसी के प्रतिकूल भी होंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें किसी के अहम को चेंज करने वाली कोई बात नहीं है। अब वो शादी विवाह के लिए बोल रहे हैं ऐसे कि चलो जिसका हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, हो गया है, चलो बच्चा भी हो गया तब हो गया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन भाई जिनका नहीं हुआ है वो तो सही पथ अपनाओ। अब सही पथ अपनाओ मतलब क्या है, माने शादी ना करें, बच्चे ना करें। चलो बच्चे के लिए तो थोड़ा सा सोच भी लो कि भाई जनसंख्या ज्यादा हो रखी है तो चलो बच्चे कट ऑफ करो, लेकिन शादी नहीं करो का क्या मतलब है। शादी तो कर ही सकते हो। अगर कोई आपको आपकी मैचिंग का कोई मिलता है बढ़िया, तो उसके साथ जीवन जीना अच्छा ही लगेगा। फिर वो कह रहे हैं कि हर बात में भाई, हर चीज में विचार करना चाहिए। अरे विचार, जिन चीजों में विचार करने की जरूरत पड़ती है उसमें जो व्यक्ति जितना विचार कर सकता है वो करता ही है। इनको क्या लगता है कि लोग शादी विवाह करते हैं ऐसे ही बिना विचारे कर लेते हैं? भाई विचार करते ही हैं, और जब उनको लगता है कि कर लेनी चाहिए तो कर लेते हैं। अब वो अलग बात है कि कभी किसी का विचार गलत भी सिद्ध हो सकता है, कभी किसी का विचार सही भी सिद्ध हो सकता है। ये निर्भर करता है बहुत सारी चीजों पर। एक तो उसके पास कितना डाटा है उस मामले में, इस बात पर निर्भर करता है। दूसरा कि भाई वो डाटा जो उस तक पहुंचा है वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि एक आदमी बहुत सारी चीजों को श्योर नहीं कर सकता, संभव नहीं है इस दुनिया में ऐसा, है ना। जैसे आप जिससे शादी करने जा रहे हो उसके बारे में उसके घर वालों से पूछोगे, उससे पूछोगे, कितना मौका मिलता है। आजकल तो थोड़ा मौका भी मिलने लग गया, पहले तो कहाँ मौका मिलता था। पहले तो माँ बाप ही तय करके आ जाते थे, लड़का लड़की को तो वो मेरे ख्याल है फेरों पे या स्वागरात पे एक दूसरे को देखते होंगे। तो लेकिन थोड़े टाइम में सब अपना अच्छा अच्छा ही बर्ताव करते हैं। ऐसी चीजों को वो दबा के रखते हैं जिन चीजों से उनको लगता है कि भाई कोई सामने वाले को कुछ नेगेटिव हमारे बारे में कुछ ऐसा लग सकता है कि नेगेटिव है। लेकिन जब वो साथ रहने लगते हैं तब वो सामने आ जाती है बात। तो मौजूदा स्थिति में जितना कोई विचार कर सकता है करते ही हैं भाई, पूरा घर विचार करता है, माता पिता भी करते हैं, बच्चे भी आपस में करते हैं, सब सब विचार करते ही हैं। विचार करके ही करते हैं सारे काम। बिना विचारे इस दुनिया में कौन आदमी है जो कुछ करता है। लेकिन अब ये उसकी क्षमता की बात है कि कौन आदमी कितना विचार कर पाता है, कितना डाटा इकट्ठा कर पाता है, कितना एनालिसिस कर पाता है। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। तो करते तो हैं सब विचार, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि लोग विचार ही नहीं करते। अब खाने के लिए जैसे बता रहे हैं, कह रहे हैं खाना जो है वो डीजल की तरह लिया करो, जैसे गाड़ी में डीजल डालते हैं ना, ईंधन। अब ये कौन सा विचार है इनके, अब इन्हीं को देखो। मतलब ये जो रोज की चीज खाते होंगे ये ईंधन समझ के खाते होंगे, कैसे मुझे ऊर्जा मिलेगी और मैं जीऊंगा। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है? क्या ये स्वाद नहीं देखते होंगे खाने में? क्या जो भी बेस्वाद खाना आ जाता होगा और बस शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और ऊर्जा देगा, इतना ही देखते होंगे बस ये? और अगर ये इतना ही देखते होंगे तो क्या ये समझदारी होगी? ईंधन तो स्वादिष्ट भोजन में भी मिल सकता है, तो स्वादिष्ट भी देखना ये ज्यादा समझदारी होगी, या स्वादिष्ट वाला हिस्सा नहीं देखना ये ज्यादा समझदारी होगी? सोचो। वो वहीं बैठ के सबको सोचवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद कितना गलत सोच रहे हैं। क्योंकि भोजन भोजन के कितने अंग हैं। एक भोजन का अंग है कि वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, ठीक। दूसरा अंग है कि स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ वो ऊर्जा देने वाला भी हो। और तीसरा अंग है कि भाई स्वादिष्ट भी हो, क्योंकि अगर स्वादिष्ट नहीं होगा और आप खाएंगे, लार नहीं बनेगी, तो वो भोजन ठीक से पचेगा भी नहीं। तो स्वादिष्ट होना भी दो बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो अच्छा लगता है खाने में, ठीक, और दूसरा कि वो लार भी पैदा करता है हमारे आमाशय में। जो एसिड हैं, जो चीजें हैं जो भोजन को पचाती हैं, उनको सीक्रेट करने में, उनको होने में मदद करता है अगर कोई भोजन स्वादिष्ट होता है तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि स्वाद तो देखो ही नहीं, केवल ईंधन जैसा है बस ऐसा देखो। गाड़ी के लिए ईंधन ठीक हो और उसमें कोई इंजन में कोई खराबी ना पैदा करे, माने उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, बस दो चीज देखो। लेकिन क्या खाने में तीन चीज नहीं देखनी चाहिए?
कि स्वास्थ्य, ईंधन और स्वाद। लेकिन अब ये स्वाद को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि इनसे जब आप पूछोगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये बोलेंगे नहीं सुखी होना है। अगर जीवन का उद्देश्य सुखी होना होता, तब ये इस तीसरे एलिमेंट को भी बोल रहे होते। हालांकि पहले के भी दो एलिमेंट सुखी होने के लिए ही हैं। अगर हमारा जीवन, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमें अच्छा लगता है, उससे भी सुखी मिलता है। अगर बीमार हो जाए तो कितना कष्ट होता है। उस दुख से बचे रहते हैं कि नहीं बचे रहते हैं? तो दुख से दूर और सुख की ओर, यही जीवन का उद्देश्य है। ईंधन, अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो हम इतने सारे जो जीवन के सुख भोगों को भोग पाते हैं, वो कैसे भोगेंगे? फिर तो ऐसे ही, ऐसे पड़े रहेंगे जो डल की तरह, हैं बिल्कुल एकदम आलस्य में। आँख खुल नहीं रही हैं, कान कुछ सुन नहीं रहे हैं, हाथ हिल नहीं रहे हैं। बहुत गहरी तामसिक अवस्था जो हो जाती है, नशेड़ी टाइप की। बोले कि कैसे जाने इस बात को कि जो हम निर्णय कर रहे हैं वो सही है कि गलत है? सीधी सी बात है। इस मामले में वो ठीक कह रहे हैं कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, इससे ही तय हो सकता है। अगर जीवन का उद्देश्य मोटरसाइकिल के जैसा हो तब तो ठीक है, फिर तो ईंधन भरो उसमें। और बाइक का स्वास्थ्य खराब ना हो, माने इंजन विंजन खराब ना हो जाए, ऐसी चीजें नहीं डालो उसमें। क्योंकि बाइक में तो सुख के कोई सेंसेस है नहीं, है ना? तो अब ये उद्देश्य कैसा बता रहे हैं कि जीवन में कुछ हाई फाई करना कुछ उद्देश्य है। हाई फाई करना मतलब क्या? हाई फाई करना उद्देश्य है जीवन में? क्या करेंगे उसका, उस हाई फाई का करके? मीनिंग क्या होगा उस हाई फाई का? तो बोलेंगे अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगेगा तो बोलो ना कि सुखी होना जीवन का उद्देश्य है। फिर हाई फाई क्यों बोल रहे हो? सुखी होना बोलो। लेकिन वो इनको अभी ये उस नतीजे पर पहुंचे नहीं है। देखो भविष्य में शायद पहुंचेंगे। फिर वो आदमी को बोल रहे होते हैं कि देखो कमाना तो अच्छी बात है, आप कमाते हो, उसमें विचार करते हो, खूब करते हो, लेकिन खर्चना भी खूब विचार करके चाहिए। भाई मुझे बताओ, दुनिया में कौन आदमी है जो बिना विचारे जो कमाया पैसा उसको खर्च करता है? भाई उसमें विचार करके ही करता है, लेकिन कई बार ऊटपटांग हो जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि हर आदमी के पास पूरा डाटा नहीं होता और उसको प्रोसेसिंग करने की क्षमता भी नहीं होती है। जितनी जिसके पास है उतना वो करता ही है। कई बार दूसरों का भी सहयोग लेता है। आपने देखोगे अपने यहाँ, या आपसे भी कभी कोई परामर्श लेने आता होगा। अगर आप थोड़ा सा, आपकी क्षमता अच्छी होगी सोच विचार करने की, तो आपसे भी लोग विचार विमर्श करने आते होंगे। जैसे मुझसे फोन पे बहुत सारी बातों के लिए विचार विमर्श लोग करते हैं। जो उन्हें लगता है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है और उनकी समझ कम पड़ रही है, तो वो किसी और की भी सहायता लेते हैं, जैसे मुझसे लेते हैं। जब मैं टीनेजर में था तो मुझे जो सवाल उठते थे तो उनको उनके जवाब नहीं मुझे मिलते थे, तो मैं बहुत सारे लोगों से परामर्श करता था, बहुत सारे लोगों से चर्चाएं करता था कि पता नहीं किससे क्या जवाब मिल जाए। तो हर आदमी करता ही है, ये बात स्वाभाविक रूप से करता है, क्योंकि हर आदमी सक्सेस होना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि उसे कोई विफलता ना मिले। अभी जैसे आप शेयर मार्केट देखो, शेयर मार्केट में ये साफ है कि वहाँ 90% लोग, जो नए लोग हैं खास तौर से, वो पैसा गंवाते हैं। ये जानते पूछते भी फिर भी लोग उसमें पैसा लगाते हैं। और उसके बहुत सारे शिविर भी होते हैं, उनमें जाते हैं, उन शिविरों को करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हो रहे हैं। उनको फीस भी देते हैं, उनसे परामर्श भी लेते हैं। फिर कौन सा शेयर गिरेगा उठेगा उसका भी परामर्श लेते हैं, उसकी भी फीस देते हैं। तो सोचा विचारी तो कर रहे हैं ना भाई। अब सक्सेस नहीं हो रहे, ये अलग बात है। इसके कारण और भी कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आदमी ही कारण होगा। तो सोचा विचारी सब करते हैं, कमाने में भी करते हैं और खर्चने में भी करते हैं। हर आदमी अधिक से अधिक कमाना चाहता है और उस जो अधिक जितना भी कमा रहा है उससे अधिक सुख सुविधाएं परिवार के लिए कितनी हो जाएं और भविष्य के लिए भी इनसिक्योरिटी ना रहे, तो ऐसा इंतजाम हर आदमी सोच समझ के चलता ही है जितनी उसकी क्षमता है। ये कोई नई बात बता रहे हैं क्या कि नहीं नहीं ऐसा करो, सोचा विचारी करो भाई? आदमी आदमी भी अंदर से सोचेगा है। सोचा विचारी तो मैं करता ही हूँ, मतलब अब इसके अलावा भी और भी कोई सोचा विचारी करनी है कि मैं खुद भी सोचा विचारी करता हूँ, अपने आसपास जितने लोग मौजूद हैं उनमें कोई बुद्धिमान है
उनसे भी परामर्श लेते हैं, और क्या करें, और क्या सोचा विचारी करें। फिर ये कहते हैं कि हमें हमारी मूल समस्या का पता होना चाहिए। अब जो मैं शुरू में बात बता रहा था आपको कि इन्हें ऐसा लगता है कि हमारी मूल समस्या जो है वो हमारा जो ये केंद्र है, होना होना जो है वो गलत है, वो रॉन्ग है, हमारा केंद्र गलत है। और ये केंद्र कैसे सही होगा? इनका अद्वैत दर्शन को पढ़ के, सुन के, समझ समझ के ये सही होगा। अब इसमें क्या सही हो जाएगा? जैसे आचार्य प्रशांत जी को देखें, इन्होंने तो पढ़ाई है, समझा भी है, क्योंकि अब ये दूसरों को समझा रहे हैं अद्वैत वेदांत को, गीता को भी समझा ही होगा। ऐसा मान के ही चलें कि अभी औरों को समझा रहे हैं तो ये तो समझे ही होंगे। इनका ऐसा कौन सा कार्य है कि जो ऐसा है कि जिसे दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं? जैसे क्या ये अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं? पहन रहे हैं। हर आदमी अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। इसका मतलब केंद्र सही है दोनों का इस मामले में, है ना? आचार्य प्रशांत जी भी कलरफुल और बड़े डिजाइन वाले और बढ़िया कपड़े पहनते हैं। हर आदमी पहनना चाहता है, मतलब इनके जैसा है। आचार्य प्रशांत जी भी बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाते होंगे, चाय वाय सब पीते ही होंगे। दूसरा आदमी भी अच्छे से खाना पीना चाहता है। ये भी किसी अच्छी जगह में, साफ बढ़िया कमरे में, वेल फर्निश्ड कमरे में रहना चाहते होंगे, घर में रहना चाहते होंगे। सारे लोग रहना चाहते हैं। अब ये काम ऐसा कर रहे हैं और उसमें लोग इनको सहयोग कर रहे हैं कि इनको पैसा आ रहा है, तो ये रह पा रहे हैं, दूसरे लोग रह नहीं पा रहे। इतना सही अंतर है बस। इससे ज्यादा कोई अंतर है क्या, मुझे बताओ? एक गरीब आदमी में और एक अमीर आदमी में किस बात का अंतर है? कि इस गरीब आदमी को अवेलेबल नहीं है वो सुख सुविधाएं, उसको अवेलेबल है। चाहता वो भी है, चाहता ये भी है, दोनों एक जैसे हैं। अमीर आदमी भी कुछ ज्ञान, कुछ भोग, कुछ कर्म चाहता है, गरीब आदमी भी कुछ ज्ञान, कुछ कर्म, कुछ भोग चाहता है। आचार्य प्रशांत जी भी कुछ ज्ञान, कुछ कर्म, कुछ भोग चाहते हैं। केंद्र में क्या प्रॉब्लम? केंद्र में तो यही तीन प्रकार की इच्छाएं होती हैं कि या तो हम कुछ जानना चाहते हैं, या तो कुछ करना चाहते हैं, या तो कुछ भोगना चाहते हैं। इसके अलावा कोई इच्छा है क्या आदमी की किसी की? बाकी सारी इच्छाएं इन्हीं तीन इच्छाओं की ब्रांचेज होंगी, शाखाएं होंगी। स्टार्टिंग में यही तीन प्रकार में से कोई इच्छा उठेगी। जैसे मुझे कुछ ज्ञान जानना होगा। जैसे जब मैं छोटा था तो मुझे ये सवाल उठते थे, भाई ये दुनिया किसने बनाई है, क्या है? तो मैं इन्हें जानने के लिए क्या करता था कि जो लोग मशहूर थे इस मामले में कि वो आत्मज्ञान की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, बाइबल की बात करते हैं, भाई उनमें इस प्रकार के सवालों के जवाब हैं वगैरह। तो मैं उनके साथ जाके, उनके पास जाके और उनसे चर्चाएं करता था ये सवाल जवाब के रूप में। और वो लोग भी जितना सहयोग उनके बस की था करते थे। जैसे मुझे कुछ जानने की इच्छा थी, बढ़िया उस समय खाना पीना, कपड़े और बढ़िया घर, वो सब की इच्छा थी, लेकिन वो उस समय मिलता नहीं था। और कुछ करने की इच्छा थी भाई, कि कुछ ना कुछ काम करने की इच्छा रहती है कि कुछ हम भी कुछ प्रोडक्ट और कुछ ऐसी चीजें कुछ निर्मित करें जो औरों के काम आए हमारे साथ साथ। तो अब आप खुद सोचिए कि कोई भी व्यक्ति इन तीन इच्छाओं के अलावा, इन तीन तरह की इच्छाओं के अलावा कुछ और करता है क्या? कोई भी इच्छा आप उसकी उठा लीजिए, वो इन तीन में ही कैटेगराइज हो जाएगी और इसकी ही ब्रांचेज में होंगी। इसकी ब्रांच में कैसे होंगी? जैसा आप बोलेंगे भाई फिर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये कैसे पैदा होते हैं? ये इन्हीं इच्छाओं में पैदा होते हैं कि जब ये इन तीन प्रकार की इच्छा में से कोई इच्छा पूर्ति होने की संभावना नहीं बनती, या कोई उसमें रुकावट बनता है, तो उस आदमी से द्वेष होने लगता है, उस आदमी से शत्रुता होने लगती है ना? वो दुश्मन दिखाई पड़ने लगता है। फिर दुश्मनी वाले इच्छाएं पैदा होने लगती हैं कि इसको हटाओ, इसको दबाओ, इसको नेस्त नाबूद कर दो, है इस प्रकार की इच्छाएं उठती हैं बाद में। या जो अवेलेबिलिटी हमारे जीवन में नहीं है, जिन ज्ञान, कर्म और भोगों की, और दूसरों के जीवन में देखते हैं कि यार इनके पास तो है, तो उससे ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है कि भाई उनके पास है, हमारे पास नहीं है। इन्हीं तीन की वजह से ही, अगर हम सबके पास में ये तीनों चीजें बराबरी से अवेलेबल हों तो कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई किसी के उसमें रुकावट ना बने, तो किसी से द्वेष, शत्रुता,
इरिटेशन, गुस्सा, ये सब नहीं होगा। अगर सब एक दूसरे के उसमें कोऑपरेटिव बन जाए, ऐसा एक माहौल हो जाए, तो सबको एक दूसरे से प्रेम हो जाएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन सारा मुद्दा इन 3 चीजों का ही है, ज्ञान, कर्म और भोग वाली इच्छाओं का। अभी कह रहे हैं बड़ा करो, अरे बड़ा करो से क्या मतलब? हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं उससे ज्यादा थोड़ी कुछ करेंगे। जो कर्म करने की इच्छा उठेगी वही करेंगे ना। बड़ा करो मतलब बड़ा क्या करो? बड़ा क्या होता है? जैसे बच्चा है तो उसके अंदर ये इच्छाएं उठती हैं कि वो छोटी छोटी मोटी चीजें जानना चाहता है। बोल कौवे को देख के बोलते पापा ये क्या है, बाप बोलते बेटा ये कौवा है। तो उसको छोटे छोटे ज्ञान की इच्छाएं उठती हैं, छोटा छोटे कर्म की, मतलब जैसे खेल लिया, कुलांची मार दिया, बाप के ऊपर बैठ गया, यहाँ बैठ गया, बाप की दाढ़ी पकड़ ली है तो मूंछों ऐसे करने लगा, नाक में उंगली देने लगा, ऐसे कुछ, ऐसे उसके कर्म है। जैसा ज्ञान है वैसे ही कर्म है। और भोग भी उसी के हिसाब का है कि भूख लगी तो कुछ मांग लिया, या कुछ चॉकलेट वॉकलेट थोड़ा बड़ा हो गया है और उन चीजों को उसने खा लिया है और अच्छी लगी है तो उन्हें मांगने लगता है, बस। अब उसको बोलो कि अरे कुछ बड़ा करो, अब वो सोचेगा यार बड़ा करो मतलब क्या बड़ा करो? अब ये सोचते हैं कि समाज के लिए जो बहुत कुछ किया जाता है वो बड़ा होता है। अरे वो भी समाज के इन्हीं ज्ञान, कर्म और भोगों को उपलब्ध कराने में ही आपको उसमें कहीं उपयोग हो जाओगे, क्या करोगे? और जितना भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं दुनिया में, उन्हीं में से ना कुछ दोगे। अब उसे आप बड़ा छोटा आज की कंडीशन में बोल दे रहे हो कि कोई चीज महंगी है भाई साहब बड़ी हो गई, कोई चीज सस्ती है भाई साहब छोटी हो गई। हम्म जबकि ये मूल्यांकन तो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है, जो कि गलत है व्यवस्था। नहीं तो क्या बड़ा और क्या छोटा होता है? अरे मुझे इस समय जो काम करने की इच्छा उठे वो मैं काम कर दूं, मेरे लिए वही बड़ा है। जो जानने की इच्छा उठे वो मुझे जानने में आ जाए, वही जानकारी बड़ी है। जो भोगने की इच्छा हो वो भोगने को मिल जाए, वही बड़ा है। अभी मान लिया मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो इस समय चाय ही बड़ी चीज है मेरे लिए। मैं क्या सोचूंगा, रसगुल्ले और पकवान और भाई साहब गूलर और सेब और ड्राई फ्रूट्स और ना। अभी यहाँ ठंडा माहौल है, ठंड लग रही है, और ऐसे में गरम गरम बढ़िया सी चाय मिल जा रही है, बस मजा आ रहा है भाई साहब। जब चाय खत्म हो जाएगी उसके बाद कुछ और की इच्छा उठेगी तो फिर वो उस समय बड़ी चीज होगी। तो जिस समय जो इच्छा उठे वो महत्वपूर्ण, पूरी हो जाए तो मजा आ जाता है, पूरी नहीं हो तो भाई दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आगे की सोचने लगते हैं कि आगे भी जब इच्छा उठेगी तो पूरी नहीं होगी क्या यार, है डर लगने लगता है भविष्य के लिए। फिर उसके लिए इंतजाम करने लगते हैं, कहीं से कुछ करो भाई, अगली बार जब इच्छा उठे तो पूर्ति हो ही जाए, पक्का पक्का। ये बात है सर। तो जीवन का उद्देश्य सुखी होने के अलावा कभी किसी को कुछ मिल जाए तो भाई, हमारे यहाँ ऑनलाइन चर्चा होती है, ओपन मंच में हमारे चैनल पर ऑनलाइन लाइव चर्चा होती है। तो जिनको भी लाइव चर्चा में आना हो और जिनको लगे कि भाई सुखी होने के अलावा जीवन का कोई और उद्देश्य है, तो वो आमंत्रित है हमारे यहाँ पे। और जिनको लगा हो मैंने आचार्य प्रशांत जी की समीक्षा गलत की है, तो खुद आचार्य प्रशांत जी भी आमंत्रित हैं, और उनके कोई भी जो उनसे सहमति रखते हों या उनके जो भी कोई समर्थक हों इस मामले में, तो वो भी प्रेम से आमंत्रित हैं ऑनलाइन चर्चा के लिए। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, मुझे व्हाट्सएप पे आप बताएंगे तो मैं आपकी चर्चा की, ऑनलाइन चर्चा का प्रबंध कर दूंगा। और ये सब फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जहां आप रहते हैं वहीं से मोबाइल के थ्रू और एक लीड के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू आप इस चर्चा में जुड़ के और अपनी बात रख सकते हैं, हमारी सुन सकते हैं। जी।